बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान आरती ठीकू सिंह जी, एयर कमोडोर एस बहल जी, समीर चौगांवकर साहब, अनंत विजय जी। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश की एक हैरान करने वाली खबर बताता हूं। सूबे की महिला कल्याण बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ कानपुर में थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। कानपुर देहात थाने में 6 घंटे तक वो यूं ही धरने पर बैठी रही और रात को करीब जाकर 9 बजे सारा मामला जो है ये किसी तरह निपटाया गया। आरोप यह था कि बीजेपी के वर्कर्स के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। यह आरोप मंत्री जी का था। इंस्पेक्टर सतीश सिंह को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। कहा इन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए हमारे लोगों के ऊपर, बदतमीजी से बात करते हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। और वो धरने पर बैठी जमीन पर और कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। एसपी आई, किसी तरह समझाया बुझाया, थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। सीओ प्रिया सिंह ने मंत्री को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एसपी को बुलाओ। दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रतिभा शुक्ला ने धरना तो अपना समाप्त कर दिया, लेकिन 1 घंटे तक डीएम और एसपी उनको समझाते रहे। और जब अश्योरेंस मिला कि हम जांच करेंगे और इंस्पेक्टर की गलती होगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, तब जाकर के उन्होंने अपना धरना खत्म किया। और इसके बाद फिर ये फर्जी मुकदमे जो लगाए गए हैं, जिनका आरोप था, जांच के बाद अगर पाए गए कि गलत हैं तो हम उनको हटा लेंगे। लेकिन ये तो हो रहा था थाने में। इतने में पता लगा कि जो मंत्री जी हैं उनके पति वो पूर्व सांसद हैं, वो भी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है। धरने पर बैठी मंत्री प्रतिभा शुक्ला को मनाने के लिए सबसे पहले सीओ प्रिया सिंह आई थी, फिर सीनियर अफसर को बुलाने पर वो अड़ी रहीं। कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का आरोप उन्होंने लगाया था और कहा कि ये समाजवादी सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे। और 6 घंटे तक इसी तरह फिर वो धरने पर बैठी रही। आगे की कहानी आपको बताता हूं, पहले उनकी बात सुनिए। धरने पर बैठी तमाम कार्यकर्ता बैठे, वजह क्या है? इंस्पेक्टर हटाओ। क्या कारण, क्या समस्या, क्या झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है, हर समय टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा। क्या मुकदमा लिखा गया, मामला क्या था? हमें क्या मालूम क्या लिखा गया। झूठा मुकदमा लिखेगा तो कौन नहीं बैठेगा। झूठा किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो वैसे बैठे रहेंगे। मेरी कोई मर्जी नहीं है। हम इंस्पेक्टर हटेगा तभी यहाँ से हटेंगे। सरकार आपकी, आपने सरकार अभी तो आप एसपी से कह दिया, आप अपना कागज है, आपके पास कलम है, आप तुरंत हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो। दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गाली भी ना बक रहा हो, जो जानता भी ना हो किसी को, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दोगे, वो भी हर जगह लिख दोगे। अब इसके बाद मंत्री जी के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वो भी आ गए और वो भी धरने पर बैठ गए। अब उन्होंने फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगाया और जो बात वो कर रहे थे उसका बाकायदा किसी ने वीडियो बनाया। इसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप कहें तो हम लोग राजनीति छोड़ देते हैं और फांसी पर लटक जाते हैं। आपको डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया था कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, लेकिन यहां तो ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, वो भी SC/ST एक्ट के अंदर। हमको गालियां दी जा रही हैं और हम आपको वोट करते रहे। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। चलो रखो, सब लोग लटकेंगे फांसी पे। यार रस्सी लाओ, मैं यही लटकता। किसी ने कहा लाओ यार रस्सी लाओ, सभी लोग लटकेंगे। अब फोन पूर्व सांसद जी ने काटा या उधर से उप मुख्यमंत्री जी ने काटा, ये अभी क्लियर नहीं है। आपने वीडियो देखा हो तो आप खुद सोचिएगा, क्योंकि बात तो बड़ी सख्त कह रहे थे ये। लेकिन अखिलेश यादव को इससे बढ़िया मौका क्या मिलता? उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। पूर्व सांसद के डिप्टी सीएम से बातचीत के वीडियो को पोस्ट करके लिखा, डिप्टी सीएम साहब पहले अपने लोगों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दीजिए। पहले 2 डिप्टी सीएम में से एक डपट खाने वाले डिप्टी सीएम थे और अब वो 2 हो गए हैं। फिर उन्होंने दूसरी पोस्ट लिखी, सत्ताधारी राज्य मंत्री महोदया खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी को कुछ और सबूत चाहिए क्या? भाजपा जाएगी
तो तब जाके पुलिस की व्यवस्था आएगी। अब ये जो कुछ हुआ इसमें तो कुछ छिपाने वाली बात ही नहीं, क्योंकि सब कुछ वीडियो के सामने हो रहा था। आप कहेंगे कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ? झगड़ा था एक सड़क का, एक सड़क निर्माण जो बहुत अरसे से अटका हुआ था, वो विधायक निधि से सड़क बनवाई जा रही थी। तभी वहां पर एक सभासद आ गया, वो दूसरी पार्टी का होगा। सभासद ने कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, ठेकेदार ने काम रोक दिया। उसके बाद ठेकेदार ने सभासद के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, और फिर जाकर के जब उनको पता लगा कि यहाँ तो ये मंत्री जो शुक्ला जी हैं, इनका कहने पर ये काम चल रहा है सड़क का, तो उन्होंने जितने लोग इनके समर्थन में आए थे सभासद ने, इनके ऊपर मुकदमे करवा दिए, और मुकदमे करवाए SC/ST एक्ट में, और आरोप लगाया कि जब हमसे ये बात कर रहे थे तो हमको जाति सूचक शब्दों से पुकार रहे थे और हमको गालियां दे रहे थे। तो ये पूरा मामला है, और इसके बाद फिर मंत्री जी को लगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और फिर वो सड़क पर बैठ गई। तो आप बताइए योगी जी के राज में क्या हो रहा है? ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री को एक इंस्पेक्टर को हटवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बताता है कि पुलिस कितनी पावरफुल है यूपी में, और मुझे लगता है कि इस पर तत्काल सीएम के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। एक स्टेट की राज्य मंत्री अगर 6 घंटे तक धरने पे बैठी रहती है तो ये बड़ी मतलब ऐसी तो ये फिर विपक्ष के उन आरोपों को पुष्ट करता है सौरभ जी कि मंत्री को मुख्यमंत्री से मिलने में बहुत समय लगता है। अगर मंत्री को कोई शिकायत है तो वो मंत्रिमंडल के अभिभावक होने के नाते मुख्यमंत्री के पास अपनी बात रखेंगे, लेकिन धरने पे बैठना पड़े, इसके उनके पति को भी ऐसा कहना पड़े कि आप ब्राह्मणों की रक्षा। और जो आप कह रहे थे कि फोन काटने की बात, तो मुझे तो लगता है कि ब्रजेश पाठक जी ने फोन काट दिया, मुझे भी ऐसा ही क्योंकि वो देख रहे थे कि कट गया कि नहीं कटा फोन। अगर आप उस वीडियो को ठीक से एनालाइज कीजिएगा तो बात करते करते जब उधर से ब्रजेश पाठक जी ने काट दिया, ऐसा प्रतीत होता है, तो वो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि फोन कटा है या नहीं। खाने की बात जो है मंत्री धरने पे, और मुख्यमंत्री को फोन लगाया जा रहा है, और मतलब उप मुख्यमंत्री ये तय करेगा। मतलब ये तो पराकाष्ठा है। मतलब ये तो मुझे लगता है कि इतना सेंट्रलाइज्ड है कि अब एक डिप्टी सीएम एक मतलब हवलदार की बात करेगा। अब तो सर दोनों तरीके हैं देखने के लिए। अगर मंत्री किसी बात का दबाव बना रही थी तो क्या तुरंत उनकी बात मान ली जानी चाहिए बिना किसी जांच के? क्योंकि मुकदमे दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर लिखवाए गए थे, एक तरफा कार्रवाई नहीं थी ये। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक मंत्री को धरने पे 6 घंटे क्यों बैठना पड़ रहा है भाई? वो तो मुख्यमंत्री ऑफिस में किसी जिम्मेदार अधिकारी को या जो मुख्य सचिव या क्या ACS गृह को फोन लगाती। इतनी तो मंत्री को सहूलियत और सलाहियत होनी चाहिए ना कि अगर पुलिस महकमा का कोई मसला है, अगर डीजीपी भी तो सुनेगा मंत्री की बात भाई, अनुरोध तो सुन ही लेगा ना, आदेश नहीं दे सकती है। लेकिन वो डीजीपी को फोन, तो आपका नक्शल में क्या इस पर इन्फ्लुएंस है? अफसरशाही हावी है। ये है कि उत्तर प्रदेश में अफसरों को थोड़ा लगाम लगाने की आवश्यकता है, और इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को थोड़ा और पावरफुल करने की आवश्यकता है। आती जी देखिए, मुझे तो ये बहुत ही चिंता का विषय लग रहा है कि यूपी की सरकार के अंदर इनफैक्ट कास्ट सेंसस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूपी के अंदर जो आज दिख रहा है वो ये लग रहा है कि कास्ट के नाम पे लोग बटे हुए बीजेपी के अंदर ही, और वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती है किसी भी सरकार के लिए कि अब ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो रहा है और वो ब्राह्मणों को का नाम लेके राजनीति भी हो रही है एक तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अंदर ही अंदर जो है मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या। मजेदार बात बताऊं, मंत्री जी की जिन साथियों के ऊपर मुकदमे हुए उनके नाम भी छपे हैं, उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। अच्छा, तो अब अगर ये ब्राह्मण और मुसलमान और ठाकुर और मतलब क्या खिचड़ी पक रही है वो यूपी वाले ही जानते हैं। लेकिन ये आज साफ दिख रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल जो है वो क्लियरली आम मंत्री के पास नहीं है। वो एड्रेस का जो चैनल होता है वो नहीं है, और मुख्यमंत्री के साथ भी कहीं वो दिख रहा है कि गैप है मंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच में। वो नहीं होना चाहिए। योगी जी माने जाते हैं सफल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, और वो माने जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खासकर उनके दौरान बहुत अच्छा हुआ है यूपी में। तो ये ऐसी सिचुएशन हो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। वही सवाल है सर, दोनों बातें हैं।
अफसर अपना काम ठीक कर रहा है तो क्या उस पर मंत्री को दबाव बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दूसरा ये शिकायत यूपी में पुरानी रही है बीजेपी के नेताओं की कि हम कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों की चलती नहीं, हमारे कहने पे काम नहीं होते। देखिए, मुझे लगता है कि 2017 से लेकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के अंदर जो बहुत शानदार काम किया है, प्रशासन को बहुत उन्होंने छूट दी है कि भाई जहां पर जो गलत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लग रहा है उसका असर अब दिख रहा है। और अगर मुझे लगता है कि मैडम को अगर तकलीफ थी, शुक्ला जी को, तो वो एसपी के पास मिलने चली जाती कि भाई गलत मामला दर्ज हुआ है, वो वहाँ के आईजी से मिल लेती, वो किसी बड़े अधिकारी को फोन कर लेती। आप सार्वजनिक रूप से इस तरह जाकर आगे धमकी दोगे, आप बैठोगे, आप कहोगे फंदा मंगा लो, आप पूरी पार्टी की छवि और योगी आदित्यनाथ का जो पूरा प्रशासन है आप उसको खटगरे में सार्वजनिक रूप से खड़ा कर रहे हो। मुझे लगता है ये ठीक व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये भी चाहिए कि आप भाई अब जब आप कोटे की राजनीति करोगे कि कोटे में एक राजपूत मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री आपने एक ब्राह्मण दे दिया, आपने एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री दे दिया और सब अपनी अपनी कास्ट की राजनीति करेंगे, तो फिर ब्राह्मण कहेगा ना कि भैया ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों है, हम आपके लिए वोटिंग क्यों करते हैं। तो इस तरीके की राजनीति भी मुझे लगता है प्रदेश के अंदर ठीक नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से कहा के रखा है कि गलत काम कोई करता है तो कार्रवाई करो, चाहे वो किसी भी दल का हो। यही बात अटपटी लग रही है कि क्योंकि मंत्री जी और उनका परिवार ब्राह्मण है तो उन्होंने ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री को फोन लगाया। नहीं, लेकिन आप देखें ना सब ब्राह्मण, तो वो राजनीति जाति की हो रही है ना कि भैया हम ब्राह्मण है, हमारे ऊपर हो रहा है तो आप हमें बचाइए, कास्ट करा लो, कास्ट सेंसस करा लो भैया। और दूसरी घटना देखें सर, ए.के. शर्मा जी वाली भी इससे जुड़ी हुई है। एक वो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, जो अपने अधिकारी से कहते हैं कि आपने मेरी सुपारी ले ली है निपटाने की, लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं विधायकों की मैं गाली खा रहा हूं। तो प्रशासन के अंदर कुछ विभाग अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रहा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा देखने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी की छवि खराब करना, योगी आदित्यनाथ के कार्य मतलब जो क्षमता है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो कि फर्जी मुकदमे लड़ाए जा रहे हैं। और उसी आधार पर तो जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उसका पूरा क्रेडिट। अब क्योंकि सवालों के घेरे में वर्दी है तो फिर वर्दी वाले बोले। मुझे बताइए कौन गलत दिखा आपको इसमें? देखिए, दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहले चीज ये कि अगर तो मंत्री सही हैं, पर वैसे उनके ऊपर भी एक प्रश्न उठता है कि उनसे जब पूछा गया कि लिखा क्या है तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, पर जो भी लिखा है वो गलत है, यानी कि फर्जी है। लेकिन अगर मंत्री सही हैं तो कहीं ना कहीं क्या हमारा लॉ आज इतना लाचार है कि कोई भी किसी भी जाति का हो एक दूसरे के ऊपर एक फर्जी केस बना सकता है और इतनी आसानी से बना सकता है? और दूसरा, सेम महिलाओं के लिए भी यही इशू पहले भी बातचीत हो चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि क्या कोई जो कि अच्छी तरह से अपना काम करना चाहता है, लॉ को फॉलो करना चाहता है, उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये दोनों बातों का ध्यान हमको देना पड़ेगा और इस पे एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो तो आप किसको देंगे? उस इंस्पेक्टर को देंगे या मंत्री को देंगे? मैं इंस्पेक्टर को दूंगा। इसलिए दूंगा कि वो अपना काम कर रहा था। अगर कोई किसी जाति के अंदर कोई भी ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से वो केस फाइल कर रहा है तो उसे तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना, उसको तो एफआईआर में लगानी पड़ेगी और उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो ये तो नहीं कह सकता कि आप इस जाति के तो हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ब्राह्मणों वाले ही केस लेंगे, हम दूसरे केस नहीं लेंगे। क्या वो ऐसा बोल सकता है? देखिए, मिसयूज ऑफ लॉ तो किसी भी कानून का होता है। एग्जैक्ट, इसके भी बहुत मिसयूज के मामले आते ही हैं। और ये पॉइंट पहले ही, अरे आपको एक केस और याद आ रहा होगा, इकरा हसन जो कैराना से सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था एसडीएम के ऊपर कि कमरे में मेरे साथ बदतमीजी की, इन्होंने ठीक से बात नहीं की, समय नहीं दिया हमको। संसद में अगर कार्रवाई नहीं होगी राज्य सरकार की तो मैं संसद में मामला उठाऊंगी और संसद में एसडीएम की पेशी करवाऊंगी। और उत्तर प्रदेश में ऐसी भी घटना हुई है कि भाई विधायक ने या बड़े नेता ने पुलिस वालों को थप्पड़ मार दिया थाने के अंदर, तो वो चुपचाप सुन लिया। तो दोनों तरफ से होता है भाई, पुलिस वाले भी मामले दर्ज करते हैं, विधायक भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं कि भाई सरकार हमारी, संगठन हमारा है, जाके वो धमकाते हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से अगर होगा तो कोई भी पुलिस वाला कैसे काम करेगा? कहना चाहता हूं कि क्या वो मामला दर्ज ही ना करे अगर वो लीगली, चाहे वो मामला गलत हो, चाहे वो जो अक्यूज कर रहा है वो भी गलत हो, पर एलिगेशन लगा रहा है एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है कि नहीं उसके पास, उस इंस्पेक्टर? एक बात इसमें और जोड़ दूं, ये जो पूरी कहानी दिखा रहे हैं ना, इसमें एक कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जे की स्थानीय राजनीति भी है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, वो जो रास्ते की बात हो रही है ना, वो सभासद और विधायक, वो दरअसल वो कब्रिस्तान की जमीन का मसला है। और इसमें वहाँ कोई गुड्डन सिंह हैं, कोई सभासद के पति हैं, सभासद हैं और राज्य मंत्री हैं। ये चार लोगों में कलह बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, अब ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ है, लेकिन मेरा जो एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर सिर्फ इतना मैंने कहा है कि एक राज्य मंत्री को धरने पे क्यों बैठना पड़ा।
अगर उनको पीड़ित होने की वजह से बैठना पड़ा या राजनीति की वजह से बैठना पड़ा, ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, पीड़ित होने की वजह से या राजनीति की वजह से? राजनीति तो हो ही रही है। अब ये लोग जो कह रहे हैं तो मैं अरे आप इनके साथ हो लिए, चलिए ठीक है। ये बड़ा गंभीर मसला है सर, लेकिन जाति तो हर जगह है, जाति कहीं से नहीं जाती। नहीं, जाति तो नहीं जाएगी भाई साहब। अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव भी इसी में लटका हुआ है। वो तो चलिए, आपने तो फिर दूर की बात कह दी, क्योंकि वो तो पता नहीं कब होगा। मैं तो कर्नाटक की बात आपको बताता हूं। कर्नाटक में सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी के इकलौते ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, ये अपने 5 साल का टर्म पूरा करेंगे या नहीं, ये भी एक ऐसा सवाल है जो हल होके ही नहीं दे रहा है। सिद्धारमैया और उनके डिप्टी दोनों, डीके शिव कुमार और ये, एक बार फिर दिल्ली आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आए थे ये, और उस वक्त राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था सिद्धारमैया ने। ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि मैंने समय मांगा लेकिन मुझे समय नहीं मिला। तो अपने चीफ मिनिस्टर से वो नहीं मिले थे। अब सिद्धारमैया अपना टेन्योर पूरा करेंगे या डीके शिव कुमार को अभी नवंबर दिसंबर में कमान दे दी जाएगी, जब इनके 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, जैसा वो दावा किया जाता है कि वादा था डीके शिव कुमार से। यही एक सवाल है। अब सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों जब दिल्ली में आए तो जून से लेकर अब तक ये इनका तीसरा दौरा है। इस बार जो हालांकि वजह बताई जा रही है वो है एआईसीसी के बैकवर्ड क्लास विंग के भागीदारी न्याय सम्मेलन की, और माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेता अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप मतलब राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। पिछली बार जब नहीं मिले राहुल गांधी तो लोगों ने ये कहा था कि अच्छा ही किया राहुल गांधी नहीं मिले, नहीं तो उनके ऊपर दबाव बनता, या अगर वो किसी एक को समय देते तो दूसरा वाला जो है वो अग्रीव्ड हो जाता, उसको लगता मेरे साथ गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा हम किसी से ही नहीं मिलेंगे। लेकिन ये विवाद इस बार उठा कहां से है, ये जानना जरूरी है। ये विवाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ही उठाया है। डीके शिव कुमार के जो साथी विधायक हैं, उन्होंने खुलकर ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब कमान इनके हाथ में दी जाए, और ये बड़े सक्षम है। उन्होंने कहा इनके पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। अब ये कितना सच है ये कोई नहीं जानता। फिर कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला को बेंगलोर रवाना किया गया। वहां उन्होंने सारे विधायकों से 1 to 1 मुलाकात की। ये एक्सरसाइज कोई भी पार्टी क्यों करेगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आपने कितनी बार सुना है कि सेंटर से कोई दूत भेजा गया हो और वहां उनके मेरे ख्याल में 125 के से ज्यादा ही विधायक हैं, 136 विधायकों से एक एक करके मिल रहा हो, तो किसका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए गए थे वो? सिद्धारमैया का ही रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए गए होंगे ऑब्वियसली, और आगे क्या करना है ये पूछने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल लाइन स्टेटमेंट यही है कि कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। सिद्धारमैया भी यही कहते हैं कि हम ना मैं कहीं जा रहा हूं और ना डीके शिव कुमार जी कह रहे हैं कि मुझे मेरी इस कुर्सी पर बैठना है। तो फिर ये दिल्ली के दौरे क्यों? समीर जी क्या खबर है? देखिए, अब राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं कि भाई ओबीसी को हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो क्या आप अपने एक ओबीसी मुख्यमंत्री को आप हटाने वाले हो? कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं सिद्धारमैया, तो आप क्या ओबीसी मुख्यमंत्री की बलि लेने वाले हैं? और क्या डीके शिव कुमार जो हेमंत विश्व शर्मा बन गए थे कि भाई मेरे पास विधायकों का बहुमत है, या तो मुख्यमंत्री बदलो या मैं सरकार बदल देता हूं, तो क्या उस स्टेज के ऊपर डीके शिव कुमार पहुंच गए कि आप मुख्यमंत्री बदलिए? अदरवाइज जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया ने किया, जैसे आसाम में हेमंत विश्व शर्मा ने किया, वैसा मैं कर्नाटका में करूंगा, सरकार बदल दूंगा। बोलते हैं आप भाई मतलब मराठी हैं तो आप महाराष्ट्र को बचा ले जाइएगा। एक नाथ शिंदे भी तो बोलिए। अब एक नाथ शिंदे ठीक है, दूसरी पार्टी से आया था, तो कांग्रेस के अंदर की नहीं, लेकिन ये 2.5 साल वाली बात तो नहीं हुई ना। नहीं, मुझे लगता है कि मतलब सरकार तो बदल दी, सरकार बदल दी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि सिद्धारमैया को हटाने की कोशिश करे। ये बात ठीक है कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, बड़े प्रभावशाली नेता है, वोकल इंडिया के बड़े नेता है डीके शिव कुमार, लेकिन जो कद सिद्धारमैया का कर्नाटक की राजनीति में विधायकों का जो लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थक एक और बात कहते हैं सर, और वो मुझे ठीक लगती है। उन्होंने कहा कि एक ही इमोशनल कार्ड सिद्धारमैया 2 बार चलने की कोशिश कर रहे हैं। जब जीती कांग्रेस पार्टी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि देखिए मेरा तो आखिरी चुनाव था, अब मेरे को आखिरी बार मौका मिलेगा तो पहले मुझे बना दीजिए। और फिर अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो आखिरी मौका है, 2.5 साल बचे हैं, अब मुझे रहने ही दीजिए। सर आप लोग सतह पर जो दिखता है वो चर्चा कर रही है, कहानी कुर्सी की है सर। बताइए फिर। ये दरअसल सोनिया और राहुल के बीच का झगड़ा है सर। आश्वासन किसने दिया था डीके शिव कुमार को? सोनिया गांधी। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री किसने बनाया? राहुल गांधी। तो माँ बेटे के बीच का झगड़ा है, जिस दिन सुलझ जाएगा इन दोनों का फैसला हो जाएगा। मतलब झगड़ा ना भी कहिए तो इन दोनों के निर्णयों की टकराहट है। टकराहट नहीं है, होता तो वही है जो राहुल गांधी चाहते हैं। अब वो तो वही होगा, तो फिर डीके शिव कुमार प्रयास तो कर ही रहे ना। अगर
होगा वही, लेकिन दिखावा तो हुआ। रणदीप सुरजेवाला को भेजा गया, वो रायशुमारी की गई। अब रायशुमारी में क्या नहीं, अगर रायशुमारी में डीके शिव कुमार के पक्ष में आ गया होगा तो हो सकता है सोनिया जी का जो खेमा है वो इस बात को प्रोपोगेट करे और राहुल जी के सामने रखे कि भाई देखो डीके शिव कुमार का दावेदारी बनता है, उनके साथ 78 विधायक हैं, ये 64 विधायक हैं, आप उनको मुख्यमंत्री बना दो। हो सकता है राहुल गांधी ये देखें, लेकिन अब ये तो ओबीसी वाला पेज फंसा दिया समीर जी ने कि सिद्धारमैया इस वक्त एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के, जो 3-4 मुख्यमंत्री। तो अब उस लिहाज से तो पलड़ा उनका भारी लगता है। हालांकि और वो कह भी चुके हैं बहुत इम्फेटिकली कि देयर इज नो वैकेंसी ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक, पेशेंस रखना चाहिए डीके शिव कुमार को। 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे, सरकार आएगी, तो निश्चित रूप से डीके शिव कुमार बनेंगे। भाई सारे वादा उनसे हुआ, अब भी उन्हीं पे उलाहना की पेशेंस रखिए। आप वादा 2.5 साल के लिए बनना चाहते हो, अगले पूरे 5 साल के लिए बनना चाहते हो? वादा भी किसने किया? मतलब आला कमान किया, आला कमान। बिल्कुल ठीक, वो हाई कमांड जिसको कहते हैं। अगली खबर आपको बताता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक और रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाली लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी लगातार अनब्रोकन स्टिंट में, मतलब एक चुनाव जीता फिर अगला चुनाव जीता, ऐसे अनब्रोकन स्टिंट में 4077 दिन मुख्यमंत्री रही थी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज पीएम पद पर लगातार 4078 दिन पूरे कर लिए, इंदिरा गांधी से एक ज्यादा। लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम अभी भी है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगातार कुल 6126 दिन तक अपने पद पर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी नेहरू जी के रिकॉर्ड से अभी 2048 दिन पीछे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही 3 लगातार चुनाव जीतने के मामले में नेहरू की बराबरी कर चुके हैं, लेकिन इंदिरा जी जो हैं उनका जो 80 से 84 वाला जो कार्यकाल है उसको अगर जोड़ लेंगे तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने की नंबर में अभी मोदी जी नंबर 3 पर है। वो रिकॉर्ड भी अभी नंबर 2 पर जो है वो उन्हीं के पास है, इंदिरा जी के पास है। तो अब आज बीजेपी ने बहुत सारे फैक्ट्स दिए इसके बारे में। फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, नरेंद्र मोदी। लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, नरेंद्र मोदी। सर लिस्ट बड़ी लंबी है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वैसे ये मैटर ऑफ प्राइड तो है। जो भी है, किसी ने भी अगर देश को रन किया, और इस दौरान आप देखेंगे देश ने काफी प्रगति भी की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, डिफेंस में है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, मेक इन इंडिया के अंदर है, पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर है। आपने वो रिकॉर्ड तो अभी थोड़े दिन पहले खुद ही बताया था अपने चैनल के ऊपर कि अब हम 4th नंबर पे आ चुके हैं इन इक्वालिटी में, मतलब कि हमारा कम है इन इक्वालिटी, हम 4th नंबर पे हैं पूरे विश्व के अंदर। साथ साथ में आप देखिए अभी हम 4थे नंबर पे आ चुके हैं आर्थिक स्थिति के अंदर, जो कि नॉमिनल टर्म्स में है, और बहुत जल्द हम 3रे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे जर्मनी से ऊपर आते हुए, यानी कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो अभी हम हो चुके हैं। 4थी लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इस समय हम है। 2nd लार्जेस्ट 2 व्हीलर्स हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन, फ्रूट्स, तो पता नहीं कितनी चीजों के। तो कहीं ना कहीं जो आज आयशा थर्ड बिगेस्ट फोन्स एक्सपोर्टर, और खासकर आप देखिए कितना तेजी से हम प्रगति कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की जो आज स्टेटस है जी। आपको याद होगा G7 की जब मीटिंग हुई थी, पहले प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे थे, लेकिन उन देश का आज वो स्टेटस है कि कोई चॉइस ही नहीं रह जाती G7 के पास हमारे प्रधानमंत्री को बुलाने। तो मैं आपको जरा इस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की बात सुनाता हूं, फिर और कौन कौन से रिकॉर्ड एक ही दिन में बनाए हैं मोदी जी ने, वो आपको बताएंगे। तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने।